Hello dear FIBSc microbiology students, myself Assistant Professor Milita Vanzare. In this video lecture, we are going to discuss about the therapeutic uses of microorganism. In that, we are going to discuss about the vaccines and antibiotics. Let's start. Antibiotics and vaccine. Production of antibiotics. You have already studied what is the antibiotics. In that, in the contributions of Alexander, you have already known that the Alexander Fleming, who was the first scientist who discovered the antibiotic, that is penicillin, when he was working in his laboratory, उन्होंने क्या किया था, पेट्री प्लेट्स पे एक बैक्टीरिया जो है वो ग्रो किए थे. ओके, बैक्टीरिया ग्रो करने के बाद वो कुछ दिन के लिए हॉलीडे पे चले गए थे, और जब वो हॉलीडे से रिटर्न आए तब उन्होंने क्या देखा था कि उस पेट्री प्लेट पे जो बैक्टीरिया उन्होंने ग्रो किए थे, उस बैक्टीरिया की प्लेट में एक साइड में क्या हुआ था, फंगस ग्रो हुआ था. और उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो फंगस था, उस फंगस के बाजू में जो बैक्टीरियल कॉलोनीज थे, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ थी, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ पे नहीं दिखी उनको. मतलब फंगस के वो पूरी प्लेट में, उस पूरी प्लेट में बैक्टीरियल ग्रोथ थी, बट जब फंगस वहाँ पे ग्रो हुआ तो फंगस के बाजू में, फंगस की जो कॉलोनी थी वहाँ पर कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ उनको नहीं दिखी थी. तो फिर उन्होंने क्या किया कि उस फंगस को उन्होंने और ज़्यादा उस पर स्टडी किया, उस पर और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए. तो फिर उन्होंने क्या किया, वो जो पेनिसिलियम फंगस था उन्होंने उसको आइसोलेट किया, और फिर उसको उन्होंने एंटीबायोटिक एज ए रोल किया. एंटीबायोटिक मीन्स क्या होता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही यूज़ करते हैं फॉर द किलिंग पर्पज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब क्या करते हैं कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हम दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, वहाँ पे किल करते हैं. एंटीबायोटिक्स में क्या होता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके एक एंटीबायोटिक्स यानी कि पिल्स बनाते हैं, एक ड्रग्स बनाते हैं. वो एंटीबायोटिक क्या करती है कि उसमें क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं. वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं. ओके, तो फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का वो जो एक्सपेरिमेंट था, उनके जो पेट्री प्लेट थी उस पर क्या थी, बैक्टीरियल कॉलोनी थी. लेकिन जब वहाँ पे फंगस ग्रो हुआ तो उस फंगस ने उस बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट किया, उस बैक्टीरियल ग्रोथ को उन्होंने किल कर दिया. ओके, तो फिर उन्होंने उस पर और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए. तो फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो फंगस था वो फंगस बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा था. ये जो फंगल कॉलोनीज थी, उस फंगस को उन्होंने नाम दिया था पेनिसिलियम. ये पेनिसिलियम फंगस क्या कर रहा था कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा था. अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल डिस्ट्रॉय होगी तो उसका अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर आएगा. ऑब्वियसली अगर किसी बॉडी का अंदर का मटेरियल बाहर आता है तो वो किल हो जाएगी. तो फिर यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि ये जो फंगस है वो बैक्टीरिया को किल कर रहा है. ओके, तो फिर उस फंगस के जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर एजेंट था जो बैक्टीरिया को किल कर रहा था, उसको उन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन. और हम क्या बोलते हैं, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है. एंटीबायोटिक मीन्स क्या कि वो एक बैक्टीरिया से ही बनी होती है दूसरे बैक्टीरिया को किल करने के लिए. ओके, बट ये जो ये जो एंटीबायोटिक है, वो एंटीबायोटिक का यूज़ क्या है, वो सिर्फ बैक्टीरिया को ही किल करती है. वायरसेस के ऊपर उसका कोई रोल नहीं चलता. वो वायरसेस को अफेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो क्या करती है, सिर्फ बैक्टीरिया को किल करती है. बट हम अब देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो डॉक्टर हमें प्रेफर करते हैं, हम क्या करते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक्स का जो है वो कुछ टाइम पीरियड रहता है, कुछ 4 दिन का रहता है, कुछ 8 दिन का रहता है. डॉक्टर जब बताते हैं तो हम वो टाइम पीरियड में वो एंटीबायोटिक्स लेते हैं. बट हम क्या करते हैं, अगर 4 दिन डॉक्टर ने बोला है टैबलेट लेने का, लेकिन हम क्या करते हैं 2 दिन में ही एंटीबायोटिक्स लेते हैं, हमको बेटर फील हो जाता है और हम क्या करते हैं, वो एंटीबायोटिक 4 दिन का जो पूरा कोर्स है वो नहीं करते. बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अगर आप उस एंटीबायोटिक का पूरी तरह से मतलब पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करते हो तो वो एंटीबायोटिक आपको अफेक्ट करना छोड़ देगी. ओके, आप उस एंटीबायोटिक से रेजिस्ट हो जाओगे. तो फिर आपको दोबारा अगर कुछ प्रॉब्लम आया, दोबारा कुछ डिसीज़ हुई और वही एंटीबायोटिक्स अगर आपको डॉक्टर ने प्रेफर की, तो उस एंटीबायोटिक का आपकी बॉडी पर कुछ भी असर नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी उससे रेजिस्ट हो जाएगी. इसलिए डॉक्टर जब बोलते हैं कि क्या करने का, कि
जब 4 दिन के लिए टैबलेट का कोर्स दिया रहेगा तो वो 4 दिन में ही 4 दिन पूरा लेने का, उसको बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। ओके, अब जब हम ये एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं, हम जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो एंटीबायोटिक का रोल क्या है कि बैक्टीरिया को किल करने का। लेकिन जब हम बॉडी में एंटीबायोटिक्स लेते हैं तब ये एंटीबायोटिक को नहीं पता रहता कि कौन से गुड बैक्टीरिया है और कौन से हार्मफुल बैक्टीरिया है। वो जो डिसीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरिया है उनको भी किल करता है, साथ साथ जो अपनी बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं, गुड बैक्टीरिया रहते हैं, जिन्हें हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं, उनको भी ये एंटीबायोटिक क्या करते हैं, किल करते हैं। इसलिए हमारा क्या हो जाता है, अगर प्रोबायोटिक्स हमारे किल हो रहे हैं तो हमारा इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर्स जब हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं तब एंटीबायोटिक का एक 4 दिन का, 8 दिन का, अगर ज़्यादा कुछ सेवरल डिसीज़ रहेगी तो वो 15 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स प्रेफर करते हैं। लेकिन जब वो कोर्स 15 दिन का हो जाता है तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, फिर से आने के लिए बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमें ठीक लग गया, हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। लेकिन डॉक्टर इसके लिए उसके बाद जो कोर्स कंप्लीट हो जाता है एंटीबायोटिक्स का, उसके बाद भी डॉक्टर बुलाते। क्यों बुलाते, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स जो है उन्होंने हमारी इम्यूनिटी पे भी असर किया रहता है, क्योंकि उन्होंने हम अपने बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, जिन्हें हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं, उस प्रोबायोटिक्स को भी उन्होंने किल किया रहता है। हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो है वो लो हुआ रहता है। इसलिए अगर हम फिर से हमारा डोज और कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक प्रोबायोटिक का डोज दे देते हैं, जिसके वजह से हमारे क्या हो जाएंगे, अच्छे वाले बैक्टीरिया जो है वो फिर से ग्रो हो जाएंगे और फिर से हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे एक बार देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में क्या है। एंटीबायोटिक्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई दैट कॉज द फाइट अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया या तो फंजाई प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं वो सब्सटेंस का रोल क्या है कि वो फाइट करता है अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो रोल प्ले करता है, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को वो इनहिबिट करता है, उस बैक्टीरिया को वो किल करके। ओके, फिर सेकेंड लाइन क्या है यहाँ पे कि एंटीबायोटिक्स डू नॉट अफेक्ट वायरसेस बिकॉज एंटीबायोटिक्स अफेक्ट्स ओनली ऑन द बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स ओनली किल द बैक्टीरिया। तो ऑब्वियसली वायरसेस के ऊपर इसका कोई भी रोल नहीं है। टुडे सेवरल हंड्रेड्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज के ज़माने में एंटीबायोटिक्स के ऊपर काफ़ी सारा रिसर्च हुआ है। ओके, इसके लिए काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको फैमिलियर हो गए, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम क्या आइसोलेट कर रहे हैं, एंटीबायोटिक आइसोलेट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स दिए हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करते हैं, और उनकी एक्टिविटी बताई है और साइट और मोड ऑफ एक्शन यहाँ पे बताया। फर्स्ट है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को कौन प्रोड्यूस करता है, तो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, ये जो फंगस है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, ये क्या करता है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है पेनिसिलिन, और उसकी एक्टिविटी किस पर है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर। ओके, एंड साइट और मोड ऑफ एक्शन इज सेल वॉल सिंथेसिस। ओके, तो फिर सेकेंड यहाँ पे एंटीबायोटिक है सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम। ओके, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसकी एक्टिविटी है, और ये भी क्या करता है, वॉल सिंथेसिस करने का रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो फिर और बाकी सारे ग्रीसोफल्विन, बैसिट्रैसिन, पॉलीमिक्सिन बी, एम्फोटेरिसिन बी, इरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, वैनकोमाइसिन, जेंटामाइसिन, रिफामाइसिन, ये सब जो एंटीबायोटिक्स है, ये एंटीबायोटिक किसने प्रोड्यूस की है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, और उस स्पेसिफिक एंटीबायोटिक का एक स्पेसिफिक रोल्स होता है। ओके, रोल्स क्या होता है कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को किल करते हैं, जो कि स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने प्रोड्यूस किए रहते हैं। ओके, जैसे कि पेनिसिलियन हो गया तो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने प्रोड्यूस किया है। ऐसा नहीं होता कि सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम पेनिसिलिन कॉज करेगा, नहीं, कुछ स्पेसिफिक
स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक ही प्रोड्यूस कर रहा होगा। जैसे बेसिट्रासिन है तो बेसिट्रासिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो बैसिलस सबटिलिस। ओके, पॉलीमिक्सिन बी जो एंटीबायोटिक है उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करता है उसका नाम है बैसिलस पॉलीमैक्सा। तो फिर नियोमाइसिन वो भी एंटीबायोटिक है, उसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी। ओके, ये सब रोल्स जो है वो हमने अभी देखे कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स किससे बनते हैं। एंटीबायोटिक विच इज़ द नेचुरल सब्सटेंस विच इज़ प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया स्पेशली फंजाई ऑल्सो ऑन विच हैव द रोल विच प्ले द रोल्स अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज दिए थे, जो बैक्टीरिया क्या कर रहे थे, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर रहे थे। जो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर रही एंटीबायोटिक ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे उनकी यहाँ पे इंग्लिश भी किया है। ओके, तो ये हो गया एंटीबायोटिक्स के बारे में। अब हम देखेंगे वैक्सीन। ओके, अभी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, हमारी इम्यूनिटी क्या है, हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट रहता है, प्लेटलेट्स, WBCs, RBCs, ये क्या है, एक सेल्स है जो हमारे ब्लड सेल्स है, ये किस में प्रेजेंट रहते हैं, अपने हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। इनका रोल क्या है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना। आपने सुना होगा कहीं पर भी अभी बहुत सारे एडवर्टाइज आते हैं, ये पी लो, ये ले लो कि ये ड्रिंक है, इसमें इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी बूस्टर यानी कि क्या है, इम्यूनिटी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, ये टैबलेट खा लो, वो टैबलेट खा लो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। इम्यूनिटी क्या है, यही हमारे RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। ओके, WBCs मेनली, WBCs क्या करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। अगर कोई भी बाहर का फॉरेन एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल्स या बाहर का जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करेगा, जब हमारे बॉडी में एंट्री करेगा तब हमारी बॉडी में एंट्री करने के बाद वो क्या करेगा, इन्फेक्शन फैलाएगा। तब जब हमारे एंटीबॉडीज़ जो होंगी बॉडी में, WBC जो है वो WBC एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे। फिर वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, उस फॉरेन पार्टिकल्स को वो इंगल्फ करेंगे और वहाँ पे उसको किल करेंगे। बट कई बार क्या हो जाता है, कोई अननोन फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आ जाता है। ओके, हमारे बॉडी को तब पता ही नहीं चलता कि ये फॉरेन पार्टिकल है या हमारी बॉडी का कुछ एंटीजन है। ओके, तो वो हमारे जो इम्यूनिटी है वो उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लेती, उसके अगेंस्ट वो फाइट ही नहीं करती। अगर फाइट नहीं करती तो वो सामने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो अच्छा ही हो गया है, वो तो क्या करेगा, हमारी बॉडी में अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ग्रो होने के बाद वो मल्टीप्लाई होगा, खुद को रिप्लिकेट करेगा और हम क्या होंगे, हम वहाँ पे हमको डिसीज़ हो जाएगा, हम वहाँ पे बीमार हो जाएंगे। ओके, तो ये जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है वो इम्यूनिटी क्या करेंगे, हमारे जो बॉडी है उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रही होंगी। तो उसका वहाँ पे क्या रोल होगा कि वो फॉरेन एंटीजन हमारे बॉडी पे अफेक्ट करेगा, हमको इल करेगा, बीमार करेगा और डिसीज़ भी हमको हो सकता है। बट इसके लिए ही हमें हमारे बॉडी को क्या होना चाहिए, वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि ये फॉरेन पार्टिकल है, ये डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है और ये डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हमें किल करना चाहिए। ओके, इसके लिए एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, एडवर्ड जेनर एक पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि वैक्सीन डेवलप की थी। उन्होंने कौन सी वैक्सीन बनाई थी कि स्मॉल पॉक्स वायरस के ऊपर उन्होंने वैक्सीन बनाई थी। जब यूरोप में स्मॉल पॉक्स वायरस जो है वो स्मॉल पॉक्स वायरस काफ़ी फैल गया था और काफ़ी सारे लोग जो है वो स्मॉल पॉक्स वायरस की वजह से किल हो रहे थे, उनकी डेथ हो रही थी। तो फिर एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, आपने कंट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्ड जेनर में देखा है कि एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन जो है वो बनाई थी अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स वायरस। तो उन्होंने वो वैक्सीन कैसे बनाई थी, उन्होंने क्या किया था, उस टाइम पे ना एनिमल्स को अफेक्ट करने वाला भी एक वायरस था, वो था काउ पॉक्स वायरस। तो फिर उन्होंने उस काउ पॉक्स वायरस के ऊपर भी रिसर्च किया, स्मॉल पॉक्स वायरस के ऊपर भी रिसर्च किया। फिर उन्होंने क्या देखा कि जो काउ पॉक्स वायरस है वो काउ पॉक्स वायरस
लोगों को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन उस वायरस की वजह से लोगों की डेथ नहीं हो रही थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसी काउपॉक्स वायरसेस के जो विषाणु थे उन्होंने उसको आइसोलेट किया। आइसोलेट करके उन्होंने क्या किया, जिसको स्मॉल पॉक्स वायरस हुआ है उसको वो दे दिया था, उसको वो मतलब काउपॉक्स वायरस उन्होंने स्मॉल पॉक्स वायरस के पेशेंट में इंजेक्ट किया था। फिर उन्होंने वहाँ पे देखा कि उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे, मतलब जिसको स्मॉल पॉक्स वायरस हुआ था उसकी रिकवरी में इफ़ेक्ट उसकी रिकवरी हो रही थी, वहाँ पे वो ठीक हो रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक बच्चे के अंदर उन्होंने क्या किया कि काउपॉक्स वायरस जो है वो इंजेक्ट कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या किया कि स्मॉल पॉक्स वायरस जो था वो स्मॉल पॉक्स वायरस से भी उन्होंने विषाणु निकाले और उसी बच्चे में उन्होंने इंजेक्ट किया। फिर एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने क्या साबित किया कि वो जो बच्चा था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था। अगर हम किसी बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे बॉडी में एंट्री देते ही इंजेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है कि ये फॉरेन एंटीजन है, ये डिसीज़ कॉज करने वाला पैथोजन है, इसको हमें क्या करना चाहिए, किल करना चाहिए। हमारे बॉडी को एक सिग्नल मिल जाता है और उस सिग्नल देने के लिए एडवर्ड जेनर ने क्या किया था कि वैक्सीन प्रोड्यूस की थी। उन्होंने कौन सी वैक्सीन प्रोड्यूस की थी, काउपॉक्स को उन्होंने यूज़ करके स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई थी। तो फिर उन्होंने देखा था कि उस बच्चे में स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था, तो फिर उन्होंने और ज़्यादा उस पर रिसर्च किया और फिर उन्होंने क्या किया कि जो किल्ड बैक्टीरिया है, वो जो विषाणु थे काउपॉक्स के, उन्होंने उसको क्या किया, उसको और ज़्यादा ये स्मॉल पॉक्स वायरसेस के विषाणु उन्होंने क्या किए, आइसोलेट किए, उसको किल किए। फिर वो किल हुए वाले जो बैक्टीरिया थे वो बॉडी में इंजेक्ट किए। बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद बॉडी को रिकॉग्नाइज हो गया कि ये किल्ड है, तो ऐसे जो भी पैथोजेंस अगर बॉडी में एंट्री करेंगे तो उन्हें किल्ड ही करना चाहिए। यही फंडा यहाँ पे क्या है, यूज़ किया गया है वैक्सीन के लिए, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी के लिए क्या होना चाहिए, वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि वो बाहर का पैथोजन है और इसको किल करना चाहिए। तो वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन इज अ सिंपल और सेफ एंड इफेक्टिव वे ऑफ प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट हार्मफुल डिसीजेस। हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं, वैक्सीन्स देते हैं। वैक्सीन उनको क्यों देते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी लो रहती है, वो काफ़ी ससेप्टिबल होते हैं, उनको कोई भी इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, तो इसलिए हम उनको क्या देते हैं, वैक्सीन्स देते हैं। जैसे कि हम उनको फर्स्ट पोलियो वैक्सीन्स देते हैं। पोलियो यानी कि क्या होता है कि वही पोलियो वायरस होता है, लेकिन वो कीड़ हुआ रहता है, या तो वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, वो इनएक्टिव वायरस होता है। वो जो विषाणु होते हैं पोलियो के, वो इनएक्टिव होते हैं, या तो इनएक्टिव होंगे या तो कील होंगे। ओके, वो जो कील पैथोजन है वही हम क्या करेंगे, बच्चे को अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, ताकि बच्चे की जो इम्यूनिटी है जो उनको पता चले कि ऐसे अगर पैथोजेंस आएंगे तो उनको कील ही करना है। इसलिए जब भी वो अगर पोलियो वायरस के कांटेक्ट में भी आ जाता है और पोलियो वायरस उनकी बॉडी में एंट्री कर लेता है, लेकिन उनके पास एक सिग्नल रहता है कि ऐसे पैथोजन आते हैं तो उनको किल करना चाहिए। जब वो ऐसे वायरसेस के कांटेक्ट में आता है तो उनकी एंटीबॉडीज़ वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है और वो एंटीबॉडीज़ क्या करती है, उस वायरस को किल कर देती है और बच्चे को पोलियो नहीं होता। ओके, वैक्सीन का यही रोल है। हम डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी में एंट्री करवाते हैं क्योंकि बॉडी को रिकॉग्नाइज हो कि ऐसे जब पैथोजेंस आएंगे तो उन्हें किल ही करना है। ओके, तो वैक्सीनेशन इज अ सिंपल एंड सेफ, इफेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव मेथड अगेंस्ट द हार्मफुल डिसीजेस बिफोर you come into contact with them. It uses your body's natural defenses to build resistance to specific infection and makes your immune system stronger. According to the type of pathogen used, vaccines are divided into 4 main groups. अभी वैक्सीन जो है, इस वैक्सीन के भी 4 मेन ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ग्रुप है लाइव वैक्सीन्स आर मेड फ्रॉम, लाइव वैक्सीन होती है लाइव वैक्सीन विच इज़ आर मेड फ्रॉम द नॉन पैथोजेनिक वीकेंड पैथोजेंस, मतलब लाइव वैक्सीन लाइव पैथोजन से ही बनी होती है। ओके, लेकिन वो कैसे पैथोजेंस होते हैं, वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, मतलब वो डिसीज कॉज नहीं करते। दिस टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोड्यूसेस लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। जो लाइव वैक्सीन होती है वो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। फिर सेकेंड है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो किल पैथोजन से बनी होती है, और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है विच प्रोड्यूस द स्मॉल टर्म इम्यूनिटी। Then third है टॉक्सॉइड्स। टॉक्सॉइड्स आर मेड अप ऑफ
इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स, जैसे कि हम देखते हैं कि टीटानस ये क्या करता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है इन द बॉडी में। तो हम टॉक्साइड्स जो है वो बनाते हैं एज अ वैक्सीन, एंड ये टॉक्साइड्स किससे बनाते हैं, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स से बनाते हैं, प्रोड्यूस बाय पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। और फोर्थ टाइप है अ सब यूनिट और कॉन्जुगेटेड वैक्सीन इज मेड फ्रॉम प्यूरिफाइड macromolecules of pathogenic organism but not from the whole organism. Okay, these are the 4 types of vaccines. यहाँ पे कुछ ये वैक्सीन्स के टाइप दिए हैं और ये डिसीज़ दिए हैं कि ये वैक्सीन किसके अगेंस्ट अपना काम करती है। तो लाइव और अटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है वो किसके अगेंस्ट काम करती है कि मिसल, मम्प्स, रूबेला, ये जो वारिसेला इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके अगेंस्ट लाइव और अटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है वो अपना रोल प्ले करती है। फिर इनएक्टिवेटेड और कील्ड जो वैक्सीन है, मतलब इनएक्टिवेटेड और कील्ड बैक्टीरिया यूज़ करके जो वैक्सीन बनाई है उसकी किसके अगेंस्ट काम करेगी, पोलियो और हिपेटाइटिस ए। फिर टॉक्सॉइड्स जो है वो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स से बनाते हैं, उसका रोल क्या है, किसके अगेंस्ट वो काम करेगा, डिफ्थेरिया डिसीज, टिटानस एंड पर्ट्यूसिस। ओके, फोर्थ वन है सब यूनिट और कॉन्जुगेट, ये किसके अगेंस्ट काम करेगी, तो हिपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, न्यूमोकॉकल, मिनिंगोकॉकल, ये सब डिसीज़ है उसके अगेंस्ट ये कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है वो अपना काम करे। तो हमने देखा कि एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही यूज़ करके उनसे ही एक सब्सटेंस आइसोलेट करके क्या करते हैं, एज ए एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। मतलब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही यूज़ कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए इन द एंटीबायोटिक्स। वैक्सीन्स क्या होती है, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही यूज़ कर रहे हैं, डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहे हैं हमारी बॉडी को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ऐसे फॉरेन पार्टिकल से ये पैथोजेनिक है और इनको किल करना चाहिए। तो हम ऐसे डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो शार्प हो जाती है और उसको सिग्नल मिल जाता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है। अगर हम फिर वैसे वायरसेस के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो जागरूक रहती है, हमारे एंटीबॉडीज़ वो प्रोड्यूस करती है और वो एंटीबॉडीज़ उस वायरस को किल करेंगे। यही वैक्सीन का रोल था। इसमें भी हमने क्या देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल यहाँ पे प्ले हो रहा है। मतलब क्या कि हमने थेरापेटिक यूजेस देखे एंटीबायोटिक्स के और वैक्सीन्स के।